अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। प्रोग्राम के शुरू में ही हम आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो स्टे के नाम पर अपने सार्फिन का दम निकालने को तैयार है, जो हुकूमत के लिए इस वक्त सर का दर्द है और सार्फिन के लिए वबाल बनी हुई है। आप समझ गए होंगे कि बात हो रही है के इलेक्ट्रिक की। इस कंपनी के सार्फिन कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक का असल बिजनेस मॉडल अब बिजली नहीं बल्कि स्टे ऑर्डर है। कंपनी तकरीबन हर अहम फैसला अदालत में ले जाती है, कहीं शेयर होल्डर्स के खिलाफ, कहीं बोर्ड के खिलाफ, कहीं नेपरा के खिलाफ, और सबसे बढ़कर एजेंसी हरासानी के फैसले के खिलाफ भी। गोया हर तरफ से स्टे का मुनासिब इंतजाम जो कंपनी के नाजायज मुनाफे को दुगना करने में हर लम्हा मसरूफ अमल है। आज के इलेक्ट्रिक के सार्फिन नेपरा के मल्टी ईयर टैरिफ के फैसले को याद करके आंसू बहाते हैं कि जिससे आइंदा 7 साल यानी 2024 से 2030 तक के लिए बिजली की कीमत ₹7.60 फी यूनिट कम कर दी गई थी। यह फैसला भी नेपरा और सार्फिन के मुंह पर ऐसे ही मार दिया गया जैसे इससे कबल कई और फैसले। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ स्ट्रक्चर को कई मराहिल में तय किया गया था। जनरेशन टैरिफ 22 अक्टूबर 2024 में तय हुआ, जिसके साथ ही ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ 23 मई 2025 को तय हुआ, जबकि सप्लाई का टैरिफ 27 मई 2025 को नोटिफाई हुआ। सबके रिव्यू के बाद 5 अक्टूबर 2025 को लागू किया गया, लेकिन इन सब को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस पर सिंध हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद के इलेक्ट्रिक ने पुराना टैरिफ ही जारी रखने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक जब तक केस का फैसला नहीं होता, सार्फिन वही पुराने निर्ख अदा करेंगे। हुकूमत, नेपरा और दीगर इदारों ने जो नए टैरिफ जारी किए थे वो मौखर हो गए हैं। यूं एक बार फिर अदालत और टैरिफ के झगड़े ने सार्फिन को पुरानी उलझन में ही डाल दिया है। स्टे ऑर्डर ने सिर्फ टैरिफ नहीं रोका, बल्कि पूरे मामले ने के इलेक्ट्रिक को एक बार फिर उसके असल सेफ जोन में ला खड़ा किया है, यानी बिजली फराहम करने से ज्यादा बेहतर काम अदालतों में चक्कर लगाना। तजियाती तौर पर देखा जाए तो यह सूरत हाल कराची के सार्फिन के लिए बिजली की मुसलसल गैर यकीनी सप्लाई को कन्फर्म करती है, लेकिन हुकूमत के लिए सब्सिडी का बढ़ता बोझ न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए शतरंज की नई बिसात सजा देता है, बल्कि के इलेक्ट्रिक के लिए कानूनी जंग का नया मैदान भी गर्म कर देता है। इस हवाले से साबका फैसलों पर हमारी माजी में साबिक चेयरमैन लेस्को मुजाहिद साहब से अक्सर बात होती रही है, तो उनके मुताबिक जिन फैसलों में जरा सा भी इस बात का शायबा होता है कि इससे मुस्तकबिल में के इलेक्ट्रिक के रेवेन्यू में नुकसान होगा, तो उसको भी अदालत में चैलेंज कर दिया जाता है। क्या कहना है उनका, जरा सुनिएगा। कि वहां पे एक मखसूस ग्रुप का कब्जा है, और आप इसको सिर्फ इस एंगल से ना देखें। आपने पावर सेक्टर में ये वाहद यूटिलिटी थी जिसको प्राइवेटाइज किया। होना जो ये चाहिए था कि ये एक रोल मॉडल बनता और बाकी लोग भी अट्रैक्ट होके बाकी को खरीदने की कोशिश कर। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कहता, मैं अपने तमाम कमेंट्स विड्रॉ कर। मुझे सिर्फ इतना बता दें, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है किसी यूटिलिटी सर्विस का? उसका कस्टमर। क्या कराची का कोई कस्टमर इनकी परफॉर्मेंस से मुतमन है? मैं आपके साथ निकलता हूँ, आए पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं। बिल्कुल कोई भी नहीं। इंडस्ट्री, कमर्शियल, डोमेस्टिक, ठीक है। नंबर 2, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनसे मुतमन है? किसी एक का नाम ले। रेगुलेटर के इनकी परफॉर्मेंस के बारे में शोकाज रिकॉर्ड पे है, मिनिस्ट्री की ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड पे है। हमने एक ऐसी बैड स्टोरी क्रिएट कर दी है इसकी इन द शेप ऑफ के इलेक्ट्रिक कि हमें प्राइवेटाइजेशन को जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। लोग पूछते हैं कि बताओ भाई, जो पंजाब की 5 डिस्को नहीं प्राइवेट, उनके रिजल्ट इनसे अच्छे हैं, तो आपने इसको प्राइवेट करके क्या कर लिया है? तो दिलचस्प बात यह है कि सार्फिन अब भी अंधेरे में है और हुकूमत परेशान है, और इसी में के इलेक्ट्रिक खुश है, क्योंकि स्टे ऑर्डर की रोशनी हमेशा पूरी शिद्दत से जलती रहती है और हमेशा के इलेक्ट्रिक इसी तरह स्टे ऑर्डर्स की आड़ में अपना मुनाफा कमाती रहती है। पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर शुएब अहमद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब शुएब साहब, ज़ाहिर है कराची के लोग पूरे मुल्क से ज़्यादा इस वक्त बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक की बिजली सबसे महंगी है, अभी तक ये बिजली सस्ती नहीं हुई। प्राइवेटाइजेशन को 20 साल हो गए, जनरेशन नहीं बढ़ी, अभी तक नेशनल ग्रिड पर ही इन्हिसार है। 2000 मेगावाट बिजली वहाँ नेशनल ग्रिड से ली जाती है। तो ये प्राइवेटाइजेशन का क्या फ़ायदा हुआ? इस कंपनी के अंदर के जो मामलात हैं जो हमेशा ही ख़राब रहते हैं और उसका एक मनफी असर आवाम पर भी पड़ता है, क्या कहिएगा इस पर? जी बहुत शुक्रिया अरबाब जहांगीर। मैं बल्कि आप ही के ये जितनी अभी जो आपने प्रीएम्बल भी दिया और जो हमें आपने क्लिप भी सुनवाया, मैं उसमें थोड़े से एक और बात भी ऐड कर दूं कि इन्होंने 12 नवंबर को के इलेक्ट्रिक ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन थ्रेड की जो है ना एक नोटिस और भी भेजा है कि जनाब अगर आपने, क्योंकि इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें सऊदी और कुवैती इनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं, तो इन्होंने कहा है कि अगर आपने मज़ीद कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो हम आपको तकरीबन 200
करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 2 अरब डॉलर का हर्जाना भी आपको अदा करना पड़ेगा। तो बात यानी अब यहाँ तक नहीं रही उस कहानी तक या उस सूरत हाल तक जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कराची के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, बल्कि अब बात इससे भी आगे बढ़ गई है। अब यहाँ जो एक चीज़ बड़ा अहम नुक्ता है जो कम से कम मैं बतौर एक इस सब्जेक्ट के तवानाई का जो एनर्जी का मेरा सब्जेक्ट है उसके एक तालिब इल्म की हैसियत से, और इतना ज़िंदगी मैंने दरस व तदरीस में गुजार दी, इकनॉमिक्स की जितनी भी इस्तिलाहात हैं, इकॉनमी के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे बुनियादी नुक्ता होता है। और जो एक किसी भी चीज़ की जब हम उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस चीज़ के हमें क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं और उसके ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है। बदकिस्मती से ना तो कॉस्ट बेनिफिट का कोई एनालिसिस यहाँ पे पूरा उतरता है, ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूरी उतरती है। मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती और इसको आपने प्लीज़ डिग आउट करना है कराची के लोगों के लिए। कराची हमारा बहुत ही इस वक्त जिस तरह से सफ़र कर रहा है, मैं बड़ा हैरान हुआ। बात होती है जब भी कराची में अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से, अपने अजीज़ों से, तो पता ये चलता है ना वहाँ पे इस वक्त तो लाइट है ही नहीं है। अब यहाँ हम इस्लामाबाद में या बड़े शहरों में, दूसरे दीगर शहरों में तो हम ये करते हैं कि हमारे पास चलें सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी घर है, हमने ऊपर लगा लिए जी, अपने सोलर एनर्जी से हमने वहाँ पे उसको बेनिफिट ले लिया। वहाँ तो फ्लैट्स की जो ज़िंदगी है उसमें कितने सोलर लगेंगे और कहाँ कहाँ लगेंगे, तो अल्टरनेट एनर्जी की तरफ भी नहीं जा सकते। तो मुझे जो ये बात समझ में नहीं आती कि ये आखिर इसकी ऐसी कौन सी इनके पास गीदड़ सिंगी है। मैं तो यही कहूँगा माजरत के साथ, हालांकि ये पढ़े लिखे अल्फाज नहीं है, कि ये इतने ताकतवर कैसे हैं। आपको याद होगा, मुझे बड़ी याद है कि SECP के अंदर डायरेक्टर्स की जो डिटेल्स देनी थी, हमने उस पर प्रोग्राम मैंने आप ही के साथ किया था। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि मुझे अपनी कंपनी के लिए हमने इतनी सख्त शराइत से हम गुजरे हैं SECP के सामने कि आप वहाँ पे बिल्कुल हिल नहीं सकते और ये अपने नाम देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं सीरियसली आपको ये बताऊंगा कि ये हमारे पूरे एक जो हमारा पूरा एक गवर्नेंस का सिस्टम है ना पाकिस्तान का, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आया क्या हमारे इस तरह के इदारे जो है वो क्या स्टेट से भी ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने पूरी स्टेट को आगे लगाया हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? इस बात को डिग आउट करना पड़ेगा और इनकी उस सोर्स को तलाश करना पड़ेगा जिस, देखिए आखिर इनके पास कोई ऐसी यूनिक स्ट्रेंथ है ना कि जिसकी बुनियाद पर इन्होंने तमाम, आपने अभी खुद अपनी प्रीएम्बल में फरमाया कि जनाब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनसे नाराज हैं, तमाम इनसे ब्यूरोक्रेसी नाराज है, तो इनसे खुश कौन है? और आखिर जो कोई खुश है वो इतनी बड़ी ताकत है कि जिसने तमाम के तमाम सिस्टम को मफलूज कर रखा है। यहाँ टेक्निकल नहीं है अरबाब जहांगीर, ये टेक्निकल इशू नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये कोई एक ऐसी गैर मरई ताकत है जो मेटाफिजिकल फोर्स है जिसने इसको इतनी स्ट्रेंथ दे रखी है कि इसके आगे पूरा स्टेट का सिस्टम जैम हो गया। ये बात मेरी समझ में आने से कासिर। तो अब डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर जो सरकारी इदारे, हमारे रेगुलेटर सबसे पावरफुल होते हैं। नेपरा का फैसला जब इनके हक में आता है, कीमत बढ़ने से मुताल्लिक होता है, वो मिनवन तस्लीम किया जाता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। जब वो फैसला ज़रा सा आवामी मफाद में आता है तो वो चैलेंज हो जाता है और आप देखें रेगुलेटर कुछ नहीं कर पाता। मुतसिब की जानिब से इनके CEO को कसूरवार ठहराया जाता है, उनको हटाने के ऑर्डर्स आते हैं, उस फैसले को भी ये रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और उस पर स्टे के बाद आज तक मोनिस अलवी CEO की कुर्सी पर मौजूद हैं। तो ये सरकारी इदारों को भी चैलेंज कर रहे हैं। ये अपने रेगुलेटर की बात भी नहीं मान रहे, अपनी मर्जी की होती है तो मानते हैं, मर्जी की नहीं होती तो नहीं मानते। तो फिर रेगुलेटर की हैसियत क्या रह जाती है? मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आखिर इनके पास कौन सी ऐसी मेटाफिजिकल फोर्स है कि जो रूल्स को भी आप डिफाई कर रहे हैं। देखिए ना, एक नेपरा ठीक है, हमारे बहुत से मामलात पर उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जहां बात आएगी कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाने की, ये दायरे रेगुलेटर बनाए इसीलिए जाते हैं। तो आखिर अब सवाल यहाँ पर है वो, यानी ज़िम्नन जो सवाल आता है वो ये है कि आखिर इनके पास कौन सी ऐसी ताकत है कि इनके सामने स्टेट सिस्टम मफलूज होकर रह जाता है। देखिए ना, मफलूज ही कर दिया ना इन्होंने। जब आप किसी रेगुलेटर को मानने के लिए तैयार नहीं, किसी और जो है ना सिस्टम को समझने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर दें। इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि आप अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर, जी हमने नहीं 40 रुपए से नीचे आना, तो चलो कम से कम 40 को जस्टिफाई तो कर दो ना। जो उसकी एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, पैसा आपका कंज्यूमर दे रहा है, आप उसको तो सेटिस्फाई कर दें। आप उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ये प्लीज डिग आउट होने वाली चीज है। और मैं तो आपके प्रोग्राम की विसातत से जो हमारे मतलब
जो साहिब अख्तियार लोग हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप इनकी वो सोर्स तो तलाश करें जिस सोर्स की बेस के ऊपर ये इतने ताकतवर होकर बैठे हुए हैं। देखिए, कंज्यूमर सफर कर रहा है, हमारा शहर सफर कर रहा है, और हमारा वो शहर जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है वो सफर कर रहा है, और सिर्फ इनकी वजह से सफर कर रहा है। मुझसे किसी ने पूछा जी वो क्यों नहीं जाते कराची के लोग? मैंने उन्हें कहा भाई उनके पास वो वाली ब्लेसिंग तो नहीं है जो हमारे वाली है। अब एक अपार्टमेंट है, उसमें 200 घर है, 400 घर है, फ्लैट है, वो कितने लोग सोलर को अरेंज करेंगे? भाई हमारे पास तो यहाँ चले इस्लामाबाद में सिंगल हमारे हाउसेज हैं, हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो ऑल्टरनेट एनर्जी भी वहां पे नहीं कोई हल हो सकता। तो खुदा के लिए ये एक सोर्स इसकी तलाश करनी पड़ेगी और इसका एक प्रॉपर इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अगर हमने कराची का मुस्तकबिल बचाना है। देखिए, हम गवर्नेंस में वैसे ही इस वक्त मतलब जो हमारा एक ओवरऑल गवर्नेंस का सिस्टम है, मैं एक बड़ा हैरान हुआ अरबाब जहांगीर। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन के, मैनेजमेंट के, गवर्नेंस के फैसले कैसे हो रहे हैं, वो इस तरह से हो रहे हैं कि हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं ये बैठ के टीवी के 3-4 टॉक शो देखते हैं, ये देखते हैं कि किस तरफ की हवा चल रही है, आया उसमें हमने कोई पॉपुलर डिसीजन करके 4 दिन जो है ना अपने हक में मीडिया को लाना है और 4 दिन हमने उनसे मतलब अगेंस्ट होना है। ये नहीं, एक कोई लॉन्ग विजडम बेस्ड एक जो एक पॉलिसी होती है और एक अकाउंटेबिलिटी का म्यार होता है, वो मुझे कहीं नजर नहीं आता और बड़ा दुख होता है ये देख के। क्योंकि चले हमने अपने हिस्से की तो इनिंग खेल ली, लेकिन वो जो मेरे आने वाली जनरेशन है, वो मेरा जनरेशन जी जो इस वक्त जेनजी है। मैं अभी एक टॉक में गया था, मेरे जेनजी ने ऐसे ऐसे सवाल मेरे सामने जो है ना उन्होंने पुट किए हैं कि आप यकीन करें लाजवाब हम हो गए। क्यों? कि वो बच्चे, उनके पास अवेयरनेस है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो सवाल पूछते हैं आपसे और हम जवाब नहीं दे सकते हैं। आप जहांगीर, हम उनको कैसे, हम उन बच्चों को बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है इससे, इस मसले से सिर्फ कराची का शहरी या कराची की मईशत नहीं मुतासिर हुई, बल्कि ओवरऑल हमारे पूरे मुल्क का मुस्तकबिल और जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो बड़ा मुतासिर हो सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा नेगेटिव केस है प्राइवेटाइजेशन का। और आगे हमें 3 डिस्कोर्स को जब प्राइवेटाइज करना है तो इसके बड़े मनफी असरात उस पर पड़ सकते हैं। फिर वो भी जो उसके बायर्स होंगे वो अपनी मर्जी की टर्म जिस तरह इसमें 20 साल पहले मनवाई गई और वो आज तक कराची के लोग भुगत रहे हैं, तो वहाँ भी फिर ये उस प्राइवेटाइजेशन के अमल को भी सबूताज कर सकता है। डेफिनेटली। और इसमें मैं बड़ी एक मुद्दाना गुजारिश करूंगा कोर्ट से। देखिए, ठीक है, आपका एक प्रोसीजरल इशू होता है, ठीक है, उसके तहत जब भी आप अप्लाई करते हैं तो एक इमीडिएट रिलीफ जो आपके पास आता है वो यही होता है कि आप उसको स्टे ऑर्डर दे दें। लेकिन मैं एक बड़ी मतलब बहुत इल्तमास करूंगा कोर्ट से कि वो भी मेरिट बेस्ड करें और वो ये देखें कि उसमें एक जो अवामुन नास है, जब आप कहते हैं आपके पास एक, देखिए कोर्ट्स के पास सुमोटो का एक इख्तियार है या दीगर जो इख्तियारात हैं, तो उसमें जब फैसला करने लगे तो उसमें सिर्फ ये ना देखें कि जनाब कितना पावरफुल वकील आया है और उसने किस तरीके से जो है ना अल्फाज का जो एक गोरख धंधा है उसको इस्तेमाल करके स्टे ले लिया है, बल्कि आप ये भी तो देखें ना, वो भी तो इसी मतलब हमारे जो इंतहाई काबिल एहतराम जो हमारे जज साहिबान है वो भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा है ना। उनको भी तो इस चीज को फैसला करते हुए देखना चाहिए ना कि आया हम जिस एक इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं और हमारा एक कॉमन मैन बैडली सफर कर रहा है, तो खुदा के लिए मतलब मैं तो इल्तिजा ही कर सकता हूँ ज़ाहिर है अदालत के सामने कि कोई भी ऐसा डिसीजन करने से पहले या इस तरह का स्टे देने से पहले कम से कम थोड़ा सा उन लोगों को देख लें जो सफर कर रहे हैं। तो शायद अगर इनके बैक टू बैक 1-2 कोर्ट में भी अगर इनके केसेस रिजेक्ट होते और इनको स्टे ना मिलता तो शायद ये इतने ज्यादा दीदा दुलेर ना हो जाते। ये भी एक इसका जहांगीर जिसपे हम इल्तिजा ही कर सकते हैं कोर्ट से, और तो हमारे पास कोई वो नहीं है कि हम उनके सामने कोई मतलब वो करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोएब अहमद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट, हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।